अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज जी और महामंत्री याज्ञवल्क्य जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मान्य सरकारीवा दत्तात्रेय होसबाड़े जी, विचार परिवार के अन्य प्रमुख पदाधिकारी गण, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी समूह और इस अमृत वर्ष के विशेष सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हुए छात्र छात्राएं। इस बौद्धिक वर्ग का विषय यहाँ के अपने आयोजकों ने जो तय किए, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत और युवाओं की भूमिका। इसमें दो हिस्से हैं। एक तो परिदृश्य क्या है, एक है। दूसरा, हम सभी यहाँ आए हैं, हम सभी का भूमिका क्या है इसमें। ये परिदृश्य के बारे में यदि हम सोचे तो पर्सपेक्टिव जिसको कहा जाता है, दो दृष्टि हो सकते हैं। एक तो हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से विश्व को हम कैसे देख रहे हैं, दुनिया को हम कैसे देख रहे हैं। दूसरा, दुनिया भारत को कैसे देख रहे हैं। पूरा विश्व का एक परिदृश्य एक है, परंतु देखने का दृष्टि जो है, इसको एक को कहा जाता है स्टैंड पॉइंट, दूसरा कहा जाता है व्यू पॉइंट। व्यक्तियों के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। आदमी, हम अपने आप बारे में हम कैसे, मैं हूँ ऐसा, मैं जैसा सोचता हूँ ऐसा भी नहीं रहता हूँ। दूसरे कोई मुझे देख रहा है वैसा भी मैं रहता हूँ। दोनों के बीच में व्यक्तित्व होता है ऐसा। वैसे ही भारत के बारे में दुनिया जैसा देख रहा है और अलग अलग अपना परसेप्शन वो बना रहा है, वैसा भी पूरा नहीं है। हम बहुत बार हम ऐसा है, ऐसा हम जैसा सोचते हैं वैसा भी नहीं। वो इसके लिए है, एक देश, एक राष्ट्र का आयाम बहुत बहुत अलग हो सकती है। इकोनॉमी की दृष्टि से देखें तो एक देश बहुत अच्छी स्थिति में हो सकते हैं, उसी समय कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में, सोशल एथिक्स के बारे में, नैतिकता के बारे में उसका परिस्थिति दूसरा हो सकती है। मिलिट्री के दृष्टि से अच्छे हो सकते, उसी समय टेक्नोलॉजी में उस देश का कमी भी हो सकता है। वैसे ही भारत के बारे में भी परसेप्शन जो होता है, दुनिया हमको उसका व्यू पॉइंट जो है और हमारा स्टैंड पॉइंट जो है, सही भारत ये दोनों के बीच में है। तो आज दुनिया कैसा है, भारत को जो देख रहा है दुनिया, उसका परिदृश्य क्या है। आज जियो पॉलिटिकल जो अध्ययन करता है, वहाँ एक शब्द का बहुत उपयोग आज हो रही है, अनबैलेंस्ड मल्टीपोलर। आज का दुनिया मल्टीपोलर है, वो भी असंतुलित है। द्वितीय महायुद्ध के बाद, वैश्विक महायुद्ध के बाद दुनिया में दो बड़े शक्तियां थी, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन। तो उस समय कहा जाता था
दुनिया बाइपोलर है। साइकोलॉजी में बाइपोलर के लिए अलग अर्थ है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में बाइपोलर जब कहा जाता है, दो शक्तियां, एक अमेरिका एक रशिया, ये दोनों के बीच में कोल्ड वार चलता था। लेकिन जब रशिया में लगभग 25 साल पहले ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका का जो परिवर्तन हुआ, तो सोवियत यूनियन जब डिसमेंटल हो गई, उसके बाद कोल्ड वार के बाद कहा जाता है यूनिपोलर हो गया। यानी केवल पूरा दुनिया में अमेरिका अत्यंत शक्तिशाली है, इकोनॉमिकली, मिलिट्री के शक्ति को देखें तो भी, टेक्नोलॉजी के बारे में भी, या कल्चरल इन्फ्लुएंस जिसको कहा जाता है, पूरा दुनिया में अमेरिका का जो रहे, उस दृष्टि से देखें तो भी पूरा दुनिया यूनिपोलर हो गया, ऐसा कहते थे। लेकिन अभी 20 साल से चीन का जब इकोनॉमी में, सिक्योरिटी में, मिलिट्री में, टेक्नोलॉजी में, और उनका जो फॉरेन पॉलिसी जिसको कहा जाता है रुथलेस फॉरेन पॉलिसी, ये सभी में उनका जब प्रादुर्भाव हुआ, चीन जब शक्तिशाली बन गए, फिर कहने लगे लोग अभी बाइपोलर है। लेकिन अभी ये 5-10 साल से ये मल्टीपोलर ऐसा शब्द उपयोग में आए। मल्टीपोलर यानी क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है जैसा अमेरिका है, जैसा चीन है, जैसा रशिया थे पहले, वैसा ही उतना ही शक्तिशाली बहुत सारे देश है दुनिया में, ऐसा नहीं है। एक एक विषय में एक एक देश शक्तिशाली हो सकते हैं। जैसा जापान केवल आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली थे, परंतु मिलिट्री दृष्टि से नहीं थे, या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को जिसके बारे में कहा जाता है, या इमर्जिंग नेशंस ऐसा शब्द का उपयोग कुछ देशों के बारे में जो चलते, वो इकोनॉमी के दृष्टि से, टेक्नोलॉजी के दृष्टि से, या मिलिट्री के आर्सेनल्स के दृष्टि से कुछ देश कुछ मात्रा में शक्तिशाली। अभी उत्तर कोरिया के बारे में यदि सोचे तो, दक्षिण कोरिया के बारे में यदि सोचे तो ये मल्टीपोलर आज हो गया है। वो इसके लिए है, अमेरिका पहले जैसे थे जब कोल्ड वार चलता था, उस समय का अमेरिका का शक्ति जो था उतना शक्तिशाली आज अमेरिका नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है। दूसरा, जैसा रशिया रहे पहले कोल्ड वार के समय, वो सोवियत यूनियन डिजेनरेट होने से पहले जैसे थे, उतना शक्तिशाली चीन भी नहीं है। और दुनिया में बहुत सारे देश अलग अलग कारण से आज शक्तिशाली बन रहे हैं। जैसा मैंने बताया, कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से बन रहे, कुछ आर्थिक दृष्टि से हो रहे, कुछ मिलिट्री यानी सामरिक उनका शक्ति है वो बढ़ रहे कुछ राष्ट्रों का। तो इसको आज कहा जाता है अनबैलेंस्ड। एक ही विषय में सभी शक्तिशाली नहीं है, और एक विषय में या एक देश पूरा विश्व में शक्तिशाली, ऐसा भी नहीं है। इसके लिए आज कहा जाता है अनबैलेंस्ड मल्टीपोलर स्थिति में दुनिया है, और उसमें भारत कहाँ है? वैश्विक परिदृश्य में भारत। इसके लिए मैंने कहा, इकोनॉमी के दृष्टि से आज भी हमारा देश में ऐसे सोचने वाले लोग हैं, हम सुपर पावर पर बनने में हम जा रहे हैं ऐसे। या हमने जो पिछले 15-10 साल में भारत ने जो अचीवमेंट्स किए,
वो देखकर हमको लगता है हम बहुत शक्तिशाली बन गए हैं ऐसा भी। लेकिन हम जो विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन में हम जो काम करते हैं या अपने विचार परिवार के लोग हम काम करते हैं समाज के निचले स्तर पर, हम जानते हैं ठीक है इकोनॉमी बहुत अच्छा बन रही है, या जब सर्जिकल स्ट्राइक जैसा अपना मिलिट्री शक्ति हम देखते हैं, मिलिट्री दृष्टि से भी सैनिक शक्ति भी अपना बढ़ रही है। ऐसा बहुत सारे विषय हैं जिसमें हमने बहुत अच्छा प्रगति विकास हमने किए, लेकिन साथ साथ आज भी हमारा देश में ऊंच नीच भाव या अस्पृश्यता पूरा खत्म नहीं हुआ है। आज भी देश में हजारों गांव हैं जहां एक जल स्रोत से पानी सभी को नहीं मिलता है। मंदिर में सभी जाति वर्ग के लिए प्रवेश नहीं, ऐसा आज भी बहुत हजारों गांव हैं। या स्मशान के बारे में भी सभी के लिए एक अच्छा सम्मान पूर्वक जिनका मृत्यु हुआ है उनके लिए एक सम्मान पूर्वक अंत्यक्रिया मिलते, ऐसा भी नहीं है। उसमें भी जाति भेद का प्रभाव है। तो अस्पृश्यता हो सकता है, ऊंच नीच भेदभाव हो सकता है, ऐसा सामाजिक समस्या है, कुरूढ़ी है, आज भी अपने समाज के निचले स्तर पर है। ठीक है कम हो रहा है, परंतु केवल इकोनॉमी, केवल सैनिक शक्ति, केवल टेक्नोलॉजी, इसमें प्रगति विकास होने से ये सभी एकदम ठीक हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो भारत ऐसा वैश्विक जो परिदृश्य है, मल्टीपोलर है, उसमें यदि अपना स्थान हमको बनाना है तो ठीक तरीके का अपना स्थान हमको बनाना है तो और भी बहुत दूर हमको जाना है। एक 10 साल पहले एक एलेसी एयर ऐसा एक लेखकी एक अच्छा पुस्तक लिखी थी, आवर टाइम हैज कम, हाउ इंडिया इज मेकिंग इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड। ये 10 साल हो गए। कल भी अपना प्रमुख अतिथि यहाँ बताए हमारा समय आ गया है, हमारा समय आ गया है और विश्व में अपना जगह बनाने का समय आ गया है, लेकिन उसके लिए तैयारी और करने का काम और भी बहुत बाकी है। तो आज दुनिया के बारे में यदि देखें तो अगले 20-25 साल के लिए दुनिया किस तरफ जा रहा है, वहां भारत कहां रहना है। कुछ लोग इसको 4 परिवर्तन का बिंदु ऐसा देखते हैं। एक कहा जाता है दुनिया डिजिटाइजेशन के तरफ चल रहा है, दूसरे कहा जाता है डिकार्बोनाइजेशन, इन्हें एनर्जी ट्रांसिशन जिसको कहा जाता है, परिवर्तन जो हो रहा है। एक तो डिजिटल ट्रांसिशन हो रहा है दुनिया पूरा, हम देखते हैं आज हम अनुभव में भी है, यहाँ भी हम इस अधिवेशन में उसका उपयोग बहुत किए हैं। एनर्जी ट्रांसिशन हो रहा है, डिकार्बोनाइजेशन जिसको कहा जाता है, इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी या बाकी भी हाइड्रोकार्बन के द्वारा जो होना है ग्रीन एनर्जी, इसके बारे में दुनिया बहुत गति से अपने आप को परिवर्तन कर रहा है, आवश्यक भी है मानव जाति के लिए। तीसरा बहुत बड़ा ट्रांसिशन परिवर्तन जो हो रहा है जिसको कहा जाता है डीग्लोबलाइजेशन। अभी 20 साल पहले हम सभी मिलकर हम जो आंदोलन करते थे ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, अभी हम देखें तो अलग अलग कारण के लिए, विशेषतः अभी कोविड के बाद तो
बहुत गति से ये डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिसको कहा जाता है दुनिया में सप्लाई चेन में जो ट्रांसिशन जो हो रहा है, यानी एक देश से दूसरे देश और उसी देश में एक जगह से दूसरे जगह। आज हम सभी सुबह जलपान की, हमारा प्लेट में जो आया है उपमा या जो भी चीज कितना दूर से यहां आया है, जिसको कहा जाता है फूड माइल्स। उसी तरफ हर एक विषय में अभी कोविड के बाद दुनिया में और भारत में भी कार मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई। क्यों? आज जो कार के लिए जो माइक्रोचिप्स जो आवश्यक है वो सप्लाई करने वाले चीन उसमें बाधा डाला। इन्हें पूरा सप्लाई चेन का पकड़ चीन के पास है। आज भी वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हो सकता है, मोबाइल के बारे में हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में हो सकता है, लेकिन दुनिया इसको बदलने का प्रयास कर रहा है। कल ही मैंने पढ़ा यहाँ अखबार में, एप्पल बहुत बड़ा जो कंपनी है वो अपना 2/3 ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग विल बी डन इन भारत। क्यों? चीन के जो पकड़ है, ग्रिप है, उससे बाहर आने के लिए। ये सप्लाई चेन पूरा दुनिया को जो चलाता है हर दिन, उसमें ट्रांसिशन, उसमें परिवर्तन हो रहा है। और तीसरा चौथा डी है और डेमोग्राफिक ट्रांसिशन। भारत और भारत जैसा कुछ ही देश छोड़कर बहुत सारे शक्तिशाली देश जिसको कहा जाता है उनमें एज्ड पॉपुलेशन जिनका आयु 50 से 60 से अधिक है, उनका आबादी बढ़ रही है। चीन में भी, यूरोप में भी। यूरोप में तो हम देखते ही हैं, अमेरिका में ऐसा हो रहा है, जिसको कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी जो पोटेंशियल वर्कफोर्स है एक समाज का वो कम हो रहे हैं। ऐसा 4 ट्रांसिशन, 4 परिवर्तन जो चल रहा है। डिजिटल ट्रांसिशन, डिकार्बनाइजेशन का यानी एनर्जी ट्रांसिशन, और डी ग्लोबलाइजेशन सप्लाई चेन का जो ट्रांसिशन जो हो रहा है, और डेमोग्राफिक ट्रांसिशन। अगले 50 साल के लिए दुनिया में ये 4 बिंदु बहुत देशों का भविष्य तय करते हैं। हम थोड़ा बारीकी से देखें तो भारत ये चारों में हम अच्छी स्थिति में हम जा रहे हैं। पहुंच गए ऐसे नहीं, परंतु हम जा रहे हैं। डेमोग्राफी के बारे में यदि सोचे तो डेमोग्राफिक साइंटिस्ट जो होता है वो कहते हैं भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहा जाता है, जैसा मैंने बताया, जो पोटेंशियल वर्क एक समाज को, एक देश को जितना हाथ और पैर आवश्यक है, जितना ब्रेन्स आवश्यक है आगे बढ़ने के लिए, वो ज़्यादा युवा पीढ़ी में रहता है। बिटवीन 18 एंड 49 ऐसा इसको कहा जाता है। वो सबसे ज़्यादा भारत में आज, और ये स्थिति 2075 तक ऐसा ही रहेगा। तो डेमोग्राफिक ट्रांसिशन जो हो रहा है उसमें हम एक अच्छी स्थिति में, ठीक है, उसमें हम रिलीजियस डेमोग्राफी यदि बारीकी से देखें तो उसमें बहुत सारे समस्या है भारत में भी, लेकिन कुल मिलाकर इन जनरल हम अच्छे स्थिति में हैं। और डिजिटाइजेशन के बारे में भी यदि देखें तो पूरा दुनिया में आज भारत का स्थिति अच्छे है। विशेषतः सामान्य लोगों के हाथ में जो डिजिटाइज्ड का लाभ मिलना चाहिए, डिजिटाइजेशन का, शायद पूरा दुनिया में भारत के ऐसा 140 करोड़ के अपना देश जो है, यहाँ जितना हुआ है कोई देश में नहीं हुआ है।
जिसको कहा जाता है जाम, यानी जनधन योजना के अनुसार जो अकाउंट्स खोले गई और आधार कार्ड के माध्यम से जो डिजिटेशन का जो आइडेंटिफिकेशन जो हुआ और मोबाइल सबके हाथ में जो आ गए, ये जाम के कारण पूरा दुनिया में डिजिटाइज पॉपुलेशन भारत में जैसा इसका उपयोग कर रहे शायद किसी देश में नहीं हो रहे। या एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में यदि डिकार्बोनेशन के बारे में यदि सोचे तो भी आज भारत में ये स्टार्टअप्स के द्वारा जितना एनर्जी सेक्टर में नया नया इनोवेशंस और उसमें इन्वेस्ट करने का जैसा चल रहा है, शायद दुनिया में पहला 2-3 देशों में हम एक है। वो ग्रीन एनर्जी के बारे में हो सकता है, हाइड्रोकार्बन के उपयोग के बारे में हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी के बारे में हो सकता है, विंड एनर्जी के बारे में हो सकता है, और उसको उपयोग करने के लिए जो स्मार्ट ग्रिड्स वगैरह जो आवश्यक है उसके बारे में हो सकता है। भारत के युवा लोगों ने उसमें अपना मन और धन दोनों लगाकर काम कर रहे हैं और सप्लाई चेन के डी ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है उसमें भी हम धीरे धीरे प्रगति में हम जा रहे हैं। ठीक है, उसमें अभी करने का काम बहुत है, तो भी उसके बारे में सोचने के लिए भारत के सरकार और युवा लोग शुरू किए। यानी ये 3-4 ट्रांजिशन है 4D, उसमें हम अच्छे स्थिति में और अच्छे स्थिति के तरफ हम जा रहे हैं। एक विश्वासपूर्वक कदम हम डाल रहे हैं। इसका बहुत अच्छा अनुभव 3 साल में हुआ है, विशेषतः रशिया और यूक्रेन के जो युद्ध हुआ उसके कारण पूरा दुनिया में सप्लाई चेन में बहुत गड़बड़ हो गई, फाइनेंस में यानी बैंकिंग सेक्टर में बहुत गड़बड़ हो गई। लेकिन भारत में हम कह सकते हैं दुनिया में जो ऐसा चल रहे थे बहुत सारे देशों में, ऐसा परिणाम भारत में नहीं हुआ। उसके लिए भी आज कहा जाता है पूरा दुनिया में 4F का क्राइसिस है। ऐसा फूड क्राइसिस है, फ्यूल क्राइसिस है, फर्टिलाइजर क्राइसिस है, फाइनेंस क्राइसिस है। कोविड के बाद पूरा दुनिया में हंगरी इंडेक्स में बहुत सारे देश पहले जो नहीं था वो भी आ गया है, क्योंकि खाने के लिए जो फूड विशेषता यूक्रेन और रशिया के तरफ से जो आ रहे थे वो सप्लाई चेन कट हो गया। या फर्टिलाइजर क्राइसिस पूरा दुनिया में है, भारत में नहीं है। सरकार जो कदम उठाए इसके कारण विशेषतः यूरिया के जो क्राइसिस है वो भारत में नहीं है। लगभग 80 देशों में फर्टिलाइजर का क्राइसिस आज भी चल रहा है। या फ्यूल का क्राइसिस, पहले जो एक बैरल के लिए $65 था, एकदम एक बैरल $135 हो गए। भारत में भी उसका असर पड़ा, परंतु सरकार के कुछ कदम और अलग अलग तरीके का ईवी में कुछ ही मात्रा में अपने देश के लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उपयोग को ज़्यादा करने को शुरू किया है। ये सभी का असर, उसको कैसा हम स्टेबलाइज कर सकते हैं उसके बारे में हमको दिख रहा है। और फाइनेंस का बारे में भी, विशेषतः बैंकिंग क्षेत्र में दुनिया में जो चल रहा है, अखबार में हम शायद देखे होंगे, पढ़े होंगे, पिछले 6 महीने में बहुत बड़े बड़े बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में बताते हैं, फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक, ये सभी बहुत साल से काम कर रहे हैं और दुनिया के अत्यंत शक्तिशाली बैंकों में
कुछ है। या क्रेडिट स्विस जो स्विट्जरलैंड के बहुत बड़ा बैंक था, वो भी क्राइसिस में आ गई, सरकार उनको बेल आउट करना पड़ा। अमेरिका में लगभग 400 से अधिक बैंक आज क्राइसिस में है, लेकिन भारत में पिछले साल का यदि बैंकिंग सेक्टर के बारे में हम देखें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा कमाई अपने बैंकों ने दिखाया है, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने। पूरा दुनिया में बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस में, भारत में नहीं है। यानी 4F जो क्राइसिस दुनिया में चल रहे हैं, विशेषतः रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद या उस समय से जो शुरू हुआ, फूड क्राइसिस हो, फ्यूल क्राइसिस हो, फाइनेंस क्राइसिस हो, फर्टिलाइजर का क्राइसिस हो, इससे हम बच गए। क्यों? पहले जो मैंने ट्रांजिशन के बारे में बताया उसमें हम आगे बढ़ रहे, उसका स्टेबिलिटी जिसको कहा जाता है, एक सशक्त व्यवस्था। एक तो हम परंपरा से जो हमारा फाइनेंस में जो है, घर में जो है, वो भी एक कारण है और सरकार का चिंतन भी एक कारण है। तो विश्व परिदृश्य में भारत का स्थान हमको बनाना है, तो हम जिस मार्ग में हम चले हैं उस मार्ग में चलने के लिए सतत हमारा प्रयास तो चाहिए, साथ साथ अब तक जितना किया है उससे ज्यादा हमको करने आवश्यक है। अभी तक जो हुआ है उससे भी ज्यादा करने का आवश्यकता है। क्यों? मल्टीपोलर हम जब कहा जाता है, यदि सिक्योरिटी के दृष्टि से देखें तो ठीक है, अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, रशिया एक शक्तिशाली देश है, चीन भी है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, कल्चर इन्फ्लुएंस अलग अलग, ये सभी इंटरट्वाइंड है, एक के साथ एक चलने वाले हैं। इसके साथ साथ दुनिया में और भी कुछ शक्तियां हैं, मिडिल ईस्ट या जिहादी शक्तियां, वो अमेरिका और रशिया जैसा बहुत बड़े शक्तिशाली देशों के लिए भी खतरा है, वो भी उससे गुजर रहे। भारत में भी हम देखते हैं, या अमेरिका में जिसको कहा जाता है वोकिज्म, इन्हें सभी विषय को श्रद्धाभंग करना, जो परंपरा से आए प्रश्न करना तो ठीक है, लेकिन उत्तर नहीं है ऐसा प्रश्न खड़ा करना, उनके पास भी उत्तर नहीं है, केवल प्रश्न करते हुए जो श्रद्धा है, कुछ मूल्य जो हमको हजारों सालों से हमारा समाज को, हमारा देश को पकड़ कर रखे है, व्यवस्थाओं को निर्माण किया है, ऐसा मूल्यों के बारे में अश्रद्धा निर्माण करना, ऐसा बहुत सारे शक्तियां, कुछ शक्तियां मती शक्तियां हैं, कुछ वोक जैसा ऐसा भी शक्तियां है जो कल्चरल इन्फ्लुएंस जो करते हैं। ऐसा बहुत सारे विषय है जो केवल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर से जुड़े, ऐसा नहीं है। तो ऐसा परिदृश्य में भारत यदि पूरा दुनिया को विश्वगुरु बनने का, मार्गदर्शन करने का यदि स्थान हमको प्राप्त करना है, तो अभी तक अपना समाज का शक्ति जिस मार्ग में अच्छी तरफ से एक प्रगति की तरफ, विकास के तरफ जा रहे, उससे भी और भी ज़्यादा करने का आवश्यकता है। यहाँ अपना युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई एक देश में, एक समाज में, एक सभ्यता में उस समय के युवा शक्ति कैसा सोचते हैं, उसके आधार पर उस समाज का, उस देश का भविष्य निर्माण होता है। एक चिंतक ने कहा, टेल मी व्हाट इज ऑन द लिप्स ऑफ द यूथ, आई विल टेल यू द फ्यूचर ऑफ दैट नेशन। वो कौन सा गाना गा रहे हैं, केवल नाचो नाचो गा रहे हैं या वंदे मातरम भी है,
उसके आधार पर अपना देश का भविष्य, यानी हमारा युवा लोग आज जैसा सोच रहे हैं उसके आधार पर उस देश का भविष्य तय होता है। तो हमारा भूमिका क्या है? ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा युवा शक्ति भारत में है, डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में, और ऐसा स्थिति 2075 तक ऐसा ही रह सकता है। लेकिन यदि अपना युवा शक्तियों के हाथ में काम नहीं, तो अपना युवा शक्ति का मन में, बुद्धि में ठीक तरीके का दृष्टि नहीं है, तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड एक खतरा भी बन सकता है, रेस्टलेस हो सकता है। तो पहला हमको जो करना है, अपना भूमिका क्या है? स्वयं को शरीर से, मन से, बुद्धि से हमको शक्तिशाली हमको ही बनाना है। स्वयं हम युवा, भारत के युवा पीढ़ी है, शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से सशक्त हमको होना है। यदि हम अपने समाज के बारे में ऐसा देखें तो युवा वर्ग के बारे में भी देखें तो भी सबसे ज़्यादा डायबिटीज युवा पीढ़ी में भारत में है आज भी, या अनिमिक भारत के समाज के महिला वर्ग में सबसे ज़्यादा है। शरीर ये सशक्त समाज, यानी ठीक है बुद्धि से, मन से सशक्त है, वैसा ही शरीर के नाते भी व्यक्तिगत रीति से आज के युवा पीढ़ी सशक्त होना है। हम एशियन गेम्स में या दुनिया के बहुत सारे टूर्नामेंट्स में हम पदक जीतकर आ रहे हैं, परंतु सामान्य युवक युवतियां कैसे है? पहले जितना था उससे भी ज़्यादा आज शरीर को ठीक रखने के बारे में एक उसमें रुचि हम देखते हैं, लेकिन और भी सशक्त होने का आवश्यकता है। उससे ज़्यादा बुद्धि और मन से आज के युवा पीढ़ी सशक्त होना बहुत आवश्यक है। अपना देश के बारे में, अपना समाज के बारे में ठीक तरीके का ज्ञान और सही दृष्टि, इसके लिए व्यक्तिगत रीति से हम सबको प्रयास करना है। जैसा मैंने बताया, वो का जो प्रभाव है आज हम देखते हैं अपने कॉलेज कैंपसेस में। ठीक है, अमेरिका में जैसा है या स्कैंडिनेवियन देशों में जैसा है वैसा पूरा नहीं बना है, परंतु उस मार्ग में चलने वाले कुछ युवक युवतियां आज हम देखते हैं। क्यों है? बुद्धि और मन से ठीक तरीके का मूल्यों के बारे में दृष्टि विकसित नहीं हुआ है। तो हम सबको उसके बारे में प्रयास करना ही पड़ता है। दूसरा है, हम 2000 साल के आक्रमण के कारण केवल युवा नहीं, पूरा समाज में जो विजिगीषु शक्ति जो थे उसमें हम कुछ कमियां आ गई है, उसको पुनर्जागरण करने का आवश्यकता है। अभी हो रहे हैं, परंतु और भी तेज गति से दुनिया के कोने कोने में हमको जाना है। हमें से जिनको मौका मिलता है दुनिया को देखना है, पढ़ाई करने के लिए जाना है, या दुनिया के देशों में पढ़ने के लिए जो मिलता है, और जिनको वही रहना है वहाँ समाज में हम अपना कैरेक्टर के कारण, विचार के कारण, चिंतन के कारण, व्यवहार के कारण सबका मन कैसा हम जीत सकते हैं। विजिगीषु प्रवृत्ति यानी दूसरा सेना से लड़ने का केवल नहीं है,
कृण्वन्तो विश्वमार्यम वसुदैव कुटुंबकम, ऐसा विचार को लेकर अपने पूर्वजों ने, या ट्रेडिंग के माध्यम से अपने पूर्वजों ने दुनिया के कोने कोने पर गए थे, वहाँ अपना अच्छा स्थान बनाए थे। आज भी हम देखते हैं इंग्लैंड में या अमेरिका में पॉलिटिकल फील्ड में भी भारत संजात के लोग अच्छे प्रयास कर रहे हैं। केवल पॉलिटिकल फील्ड में नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में हमारा प्रभाव बढ़ाने के लिए जो विजिगीषु प्रवृत्ति हमारा होना चाहिए, जिनको मौका मिलता है, जिनका मन में इच्छा है हम बाहर जाना है, जो वापस आकर यहाँ अपने समाज के लिए योगदान करने वो तो करना ही है, वही रहने का जिनका मन है वो रहकर वहाँ भी भारत का कीर्ति बढ़ाना है। जैसा मैंने बताया, अपना व्यवहार से, चिंतन से, ये विजिगीषु प्रवृत्ति है। पूरा दुनिया में जाना है, पूरा दुनिया में अपना सनातन मूल्यों का स्थापना करना है, ये भी अपना भूमिका है। और उससे महत्व का है भारत में, अपना मातृ समाज में राष्ट्र के बारे में सही कल्पना जो है, राष्ट्रीयता का जो अत्युच्च मूल्य है, उसको स्थापित करना है। अपने विचार परिवार के सभी लोग हम जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें युवा लोगों का भूमिका बहुत महत्व का है, क्योंकि अपने पास समय है। और जैसा मैंने बताया, एक समाज का, एक देश का भविष्य जब युवा पीढ़ी तैयार करता है, यानी क्या है, सही दृष्टि, सही मूल्यों का स्थापना करने के लिए युवा लोग समाज के निचले स्तर पर जाकर उसको स्थापित करने का जो प्रयास करता है, उससे समाज का मन का परिवर्तन भी होता है। जो विजिगीषु प्रवृत्ति समाज में होना चाहिए, उसका भी निर्माण होता है। और अपना भूमिका में भारत को सशक्त करना यानी क्या है, युवा पीढ़ी में उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसको कहा जाता है रोटी, कपड़ा और मकान। इसके साथ आज हम ये भी जोड़ सकते हैं, रास्ता, बिजली, इंटरनेट, ये सभी आज मूलभूत आवश्यकताएं बन गई हैं। तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, ये सभी अपने परिवार, युवा लोगों में भी होना चाहिए, उनका परिवार में भी ये ठीक होना चाहिए। इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। तो ये सभी करने के लिए विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन के माध्यम से हमको अपना दृष्टि और समय, मन इसमें लगाने का प्रयास हमको करना है। तो हम तो कहते, हर विद्यार्थी, छात्र छात्राएं प्रतिदिन कुछ समय देना है, प्रति साल कुछ दिन देना है, जीवन में कुछ साल देना है इस काम के लिए। क्योंकि युवा लोग देने से समाज का प्रगति है, उसको गति, विकास के लिए गति जो मिलना है वो ज़्यादा मिल सकती है। इसके लिए युवा शक्ति ऐसा है, जब उनको एक स्पष्ट दृष्टि मिलते है, वो ठीक तरीके से समाज को, दुनिया को देख सकते हैं। बहुत पहले मैंने एक कथा पढ़े थे, आप सभी शायद पढ़े होंगे। एक राजा, उनको कपड़े के बारे में बहुत रुचि थी।
ऐसा कहा जाता था, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन एक्सपैंडिंग इन वार्डरोब, हिज वार्डरोब, दैन हिज ट्रेजरी। ये देखकर कोई दो चोर स्विंडलर्स आ गए उस राज्य में, और वो दोनों ने बताया राजा को हम ऐसा कपड़े तैयार करके देंगे, इतना मूल्यवान कपड़े आपको कहाँ पर भी नहीं मिल सकता है। राजा को भी बहुत आश्चर्य लगा, दोनों को बुलाया। वो दोनों ने बताया अब कभी भी नहीं देखा है, ऐसा कपड़े हम तैयार करके देंगे। उसके साथ साथ वो कंडीशन भी लगाया, जो अयोग्य है, जो मूर्ख है, उनके लिए नहीं दिखता है। केवल अच्छे ज्ञानी जो है, बुद्धिमान लोग जो है, योग्य लोग जो है, केवल उनके लिए दिखता है। तो राजा भी हाँ कर दिया। उन्होंने राजा से पूछा हमको इतना पैसा चाहिए और ऐसा यंत्र चाहिए, कपड़े के लिए ऐसा ऐसा सामग्री हमको चाहिए। राजा ने सभी दिया। एक वर्कशॉप में उन्होंने शुरू किया। राजा ने 2-3 मंत्रियों को, सचिवों को नियुक्त किया देखने के लिए। वो सभी जा रहे थे, वहाँ दोनों मिलकर कुछ काम कर रहे थे, परंतु कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन जो जा रहे थे अधिकारी, ऐसा अधिकारियों को लगता था वो कहाँ है पहले। दोज हू आर इनकॉम्पिटेंट एंड स्टूपिड दे कैन नॉट सी। जो अयोग्य है, जो मूर्ख लोग हैं, उनके लिए वो नहीं दिखता है। वो बताते थे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कलर हो गया वगैरह। ये सभी आकर जो अधिकारी जो राजा ने नियुक्त किया था, वो आकर राजा को बताते थे वो बहुत अच्छा चल रहा है काम। ऐसा 3 महीने हो गया, बहुत पैसे ये दोनों लिए अधिकारियों से, राजा से। और एक दिन ऐसा भी कहा गया हमारा हो गया कपड़ा और आपका हम मेजरमेंट लेते। तो राजा का मेजरमेंट लिया। बाद में 2-3 दिन के बाद कोई बहुत वजन का वस्तु लेकर आ रही दोनों, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा है। सभी ने सोचा पहले इन कंडीशन डाल दिया है, जो मूर्ख लोग हैं, जो अयोग्य है, उनके लिए कुछ नहीं दिखता। सभी तारीफ कर दिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कैसा रंग है वगैरह वगैरह। वहां कुछ भी नहीं था। राजा को भी कुछ नहीं दिख रहा था। राजा को भी ऐसा लगा सभी को दिख रहा है, यदि मैं मूर्ख और अयोग्य ऐसा सबको मेरा पहचान हो गया तो कैसा है। वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा कहा दिया। और बाद में राजा को वो जो नहीं था ऐसा कपड़ा डालकर उससे सज्जित करके उनको, उनका जुलूस शहर में निकल गए। सभी देख रहे, सभी अच्छा अच्छा बोल रहे, क्योंकि सभी को ये मालूम है जो नहीं दिखता है वो अयोग्य है, जिनको नहीं दिखता है जो मूर्ख है। लेकिन एक बालक जो खड़े थे, उन्होंने जोर से चिल्लाया, ओ किंग इज नेकेड। केवल वो चिल्लाए इसके लिए, उनका कोई क्या होगा, राजा मुझे कैसा देखेगा, समाज कैसा देखेगा, कुछ उनका मन में नहीं था। केवल सत्य बोलने का उनका मन में था। इसके लिए उन्होंने किंग इज नेकेड ऐसा कह दिया। युवा लोगों के मन में पहले कुछ लिखे गए कुछ भी नहीं रहते, खाली कागज रहता है। वो इतिहास निर्माण कर सकता है, उनका दृष्टि ठीक हो सकता है। पहले जिनका मन में है कुछ और क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा बहुत सारे सोचने वाले जो होता है, 40-50 साल के बाद ऐसा हो जाता है। जब हमारा मन युवा रहता है, युवा शक्ति के पास सत्य कहने का आज बहुत चलता है ना, स्पीकिंग टू द पावर,
वो युवा लोग आसानी से कर सकता है। इसके लिए एक देश में, एक समाज में सत्य के आधार पर, कुछ सत्य मूल्यों के आधार पर समाज का निर्माण करना है तो युवा शक्ति का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है हम सभी विद्यार्थी परिषद में आने के कारण राष्ट्र के बारे में जो स्पष्ट कल्पना होना चाहिए, अपना मातृ समाज के बारे में, अपना सनातन मूल्यों के बारे में जो श्रद्धा होना चाहिए, दृष्टि होना चाहिए, ये सभी हमको मिल रहा है। लेकिन हम सभी जानते ही हैं, युवा पीढ़ी यानी केवल विद्यार्थी परिषद में या अपना विचार परिवार में जो है वो केवल नहीं है। भारत में जैसा मैंने कहा डेमोग्राफिक डिविडेंड, और भी करोड़ों लोग हैं, उनके बीच में हमको जाना है। ये दृष्टि, ये विजिगीषु प्रवृत्ति, ये सत्य को ठीक तरह से समझकर उसको समाज के सामने, दुनिया के सामने रखने का ये जो प्रयास, उनको भी सिखाना है। इसके लिए मैंने कहा हमारा दायित्व दुनिया में भारत का स्थान ऐसा बनाने के लिए, भारत के युवा पीढ़ी का प्रयास, उसमें उसको ऐसा युवा पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम जैसे संगठन में जो काम कर रहे, ऐसा हमारा भूमिका, ये तीनों के बारे में हमको सोचना है। पहला दो होना है तो हमसे शुरू करना है। हमारा शरीर, बुद्धि, मन को सक्षम करना है। राष्ट्र के बारे में, सनातन मूल्यों के बारे में हमको अपना दृष्टि और भी स्पष्ट होना है, समझना है। हमको समाज को क्या बताना है, ये तैयार करना है हमको। और विजिगीषु प्रवृत्ति, पूरा दुनिया को जीतने का जो विजिगीषु प्रवृत्ति है, हमें जो होना है उसके आधार पर अपना आज समाज के बाकी युवा पीढ़ी को भी उसके लिए तैयार करना है। तो हम में से ये शुरू होता है। जैसा मैंने बताया, भारत का स्थिति दुनिया जैसा देखता है वैसा भी पूरा नहीं है। बहुत बार हम भी सब कुछ ठीक है ऐसा हम जब जैसा सोचते ऐसा भी नहीं है। भारत में, अपना मातृ समाज में परिवर्तन करने का बहुत सारे काम आज भी बाकी है। लेकिन जब युवा पीढ़ी तैयार होता है, ये करने का संकल्प मन में लेकर चलता है, तो परिवर्तन शुरू हो जाता है। अटल जी ने अपना एक काव्य में कहा, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्त का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत। एक काम करने के लिए एक वैभव का सपना हमारे सामने होना चाहिए, और वो करने के लिए हिम्मत जो होना चाहिए वो हमारा मन में, बुद्धि में होना चाहिए। और ये काम, ये यात्रा जो चली है, उसमें एक महत्वपूर्ण भागीदारी, भूमिका अपना होना चाहिए। विद्यार्थी परिषद जैसा राष्ट्रीय दृष्टि रखने वाले संगठन, संस्थाएं, ऐसा एक मौका हम सबको दिया है। इसको पूर्ण उपयोग करते हुए अपना जीवन में ये संकल्प लेकर हिम्मत से, जो अटल जी ने आह्वान दिया है, आइए जिस जिसकी हिम्मत हो, हमारे सबके पास हिम्मत है, उसका सही उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा कहते हुए मेरा वक्तव्य मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार।